नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स था उसको हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसके आपके कुल 50 लेक्चर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या दोस्तों ऊपर ये आई बटन जो दिया गया है इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं सब्जेक्ट। तो दोस्तों उसके भी हमने इससे पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था और साथ ही इंट्रोडक्शन का एक वीडियो हमने बताया था आपको। तो उसमें दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में आपके इकोनॉमिक्स के बारे में समझे थे और साथ ही आपका यूटिलिटी एनालिसिस जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या होती है उपयोगिता और इसको कैसे हम लोग आपका मेजरमेंट करते हैं, कितने टाइप की यूटिलिटी होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में आपको एक अप्रोच कार्डनर अप्रोच बताया था और एक आपका ऑर्डिनल अप्रोच बताया था, जिसमें हम लोग कार्डनर अप्रोच को बताए थे कि मात्रात्मक रूप में जब हम उपयोगिता को मापन करते हैं उसको हम लोग कार्डनर अप्रोच कहते हैं, और जब हम लोग किसी उपयोगिता को क्रम में रखकर मापन करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। तो दोस्तों जो कार्डनर अप्रोच था वो मार्शल महोदय ने ही प्रतिपादित किया था या उसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया था। तो इसीलिए दोस्तों इसमें दो नियम भी बनाए गए हैं। जो आपके पहले नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों आज हम लोग इसी दोनों नियम के बारे में सिद्धांत हैं जो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या है ये और क्या सिद्धांत ये बोलती है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच के जो आपके दो लॉ हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आपका जो लॉ है कार्डनर अप्रोच का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे हिंदी में दोस्तों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी बोलते हैं, हिंदी में दोस्तों इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो नियम है इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये सिद्धांत है इसे सर्वप्रथम जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे वो फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसन महोदय ही थे। इसीलिए दोस्तों इसे गॉसन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। फिर दोस्तों इसका जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका विलियम स्टील जोवेंस ने फर्स्ट टाइम यूज किया था अपने एक लॉ में, क्या कह सकते हैं एक डिटर्मिनेशन करते समय, प्राइस डिटर्मिनेशन के समय इसका फर्स्ट टाइम यहाँ पे उपयोग किया था। और बाद में दोस्तों जो मुख्य रूप से जो यहाँ पे हेल्दी डेवलपमेंट किया गया इस लॉ को, या मुख्य रूप से उचित रूप से जो यहाँ पे पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया वो मार्शल द्वारा ही इसे आपका परिभाषित किया गया और समझाया गया। इसलिए दोस्तों इसे मार्शल का भी नियम बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीन लोग इसमें मुख्य रूप से योगदान दिए थे। तो आप लोग जो अगर कोई क्वेश्चन इससे बनता है, जनरली बनता भी है, तो आप लोग इस तीनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये वास्तव में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, या यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। तो दोस्तों सिंपल सा मार्शल महोदय ने जो समझाया है इस नियम को, उसमें कहा गया कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई या यूनिट उपयोग या उपभोग करता जाएगा तो उसके प्रत्येक नेक्स्ट जो उसकी यूनिट होगी जो उसे ग्रहण करेगा उसको उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी। सिंपल सा दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं। दोस्तों सिंपली इन्होंने ये समझाया कि यदि देखिए ए व्यक्ति है या आप है, आप जैसे कि दोस्तों किसी पहली रोटी को जो खाएंगे तो दोस्तों पहली यूनिट से जो आपको भूख मिटेगी वो आपको क्या होगी, ज़्यादा उपयोगिता प्रदान करेगी, क्योंकि आपको पहली रोटी से ज़्यादा भूख की जो पूर्ति है वो होगी। फिर दोस्तों यदि आप उसके आगे भी एक रोटी और खाते हैं तो आपको इस पहली रोटी से कम यूटिलिटी प्राप्त होगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो आपको यूटिलिटी प्राप्त होगी वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी दोस्तों, कम होगी, यानी कि आपके पहले वाले यूनिट के अकॉर्डिंग कम होगी। इसी तरह दोस्तों आप जैसे जैसे क्या करेंगे दोस्तों, अपनी यूनिट या अपनी रोटी की इकाई को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी नेक्स्ट यूनिट से जो आपकी भूख रहेगी या उपयोगिता रहेगी वो आपको कम मिलती जाएगी। तो यही नियम को उन्होंने परिभाषित किया दोस्तों सिंपली, कि उन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम increasingly the marginal utility of the goods tend to
डिमनेस। मतलब दोस्तों क्या है कि जब हम लोग या कोई व्यक्ति किसी वस्तु की या किसी आपकी क्वांटिटी जो भी है उसका जैसे जैसे आप गुड्स का उपभोग करते जाएंगे पहली यूनिट से दूसरी यूनिट पर, दूसरी यूनिट से तीसरी यूनिट पर, तो आपको प्रत्येक नेक्स्ट यूनिट से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे कि हमने दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है इसको समझाया था कि हमारी नेक्स्ट इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलती है वही क्या होती है दोस्तों, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अपनी इकाइयों की पूर्ति बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको प्रत्येक आने वाली इकाई से क्या मिलेगी दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी। इसी चीज़ को दोस्तों इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा। तो दोस्तों सिंपली ये आपके क्या है इसको आप लोग बखूबी समझ गए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है तो ये नियम आपको समझने में और आसान रहेगा, इसलिए पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होती है टोटल यूटिलिटी। वैसे हम यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों सिंपली आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि यदि आप एक रोटी को लेते हैं और उस रोटी से आप क्या करते हैं दोस्तों, अपनी भूख मिटाते हैं, तो आपको पहली रोटी जो मिलेगी उससे आपको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। फिर आपको जो दूसरी रोटी आप बढ़ाएंगे दोस्तों, दूसरी रोटी को आप ग्रहण करेंगे तो आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी पहली वाली रोटी की अपेक्षा कम मिलती है। तो यही एक नियम है दोस्तों सिंपल सा कि आपकी जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी इकाइयों को बढ़ाता जाता है, उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे उसको प्रत्येक इकाई से आने वाली इकाई से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको कम मिलती जाएगी। सिंपल सा दोस्तों लॉजिक है, ये आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि यदि दोस्तों आप लोग किसी बाज़ार में जाइए या मार्केट में जाइए और आपको रोज़ वही चीज़ आपको तुरंत खिलाया जाए, आपको जैसे कि 1 दर्जन केला लगातार खिलाया जाए तो आप दूसरे दर्जन केले के लिए क्या कहेंगे कि नहीं भाई रहने दो, अब हमारा पेट भर गया। तो आपको जानते हैं क्योंकि आपको अब उससे ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो सेम यही नियम उन्होंने बताया कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपने उपभोग की इकाई को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसको जो नेक्स्ट इकाई से मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती जाती है। तो ये दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही इतना कहता है। अब इसके क्या एजम्पशन है या क्या आप कह सकते हैं इसके जो मान्यताएं हैं ये कब लागू होगी दोस्तों, या कह सकते हैं कि इसको लागू करने के लिए किन किन मान्यताओं को रहना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि आपको लगातार केला खिलाया जाए। मतलब दोस्तों क्या है कि एक केला अभी खिलाया जाए और एक केला शाम को ना खिलाया जाए। जैसे कि अगर अभी आपसे कोई शर्त लगाए तो लगातार आपको खाना पड़े, तो उसी तरह दोस्तों अभी आप तुरंत क्या करिए, पहला केला खाइए, फिर दूसरा केला खाइए, फिर तीसरा केला खाइए, तो लगातार आपको क्या करना है, केला खाते जाना है। तो जो दोस्तों पहला केला खाएंगे उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो नेक्स्ट केले से आपको कम मिलेगी। मतलब समझिए दोस्तों कि जो आपकी पहली केले से मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो आपकी क्या होगी दोस्तों, दूसरी केले की कम होगी। तो यही दोस्तों कह रहा है, मान्यता कह रहा है कि आपको लगातार किसी वस्तु का उपभोग लगातार करना होगा तो ही ये नियम, ये सिद्धांत लागू होंगे। फिर दूसरा क्या है कि ऑल यूनिट हैव सेम प्रॉपर्टीज। मतलब दोस्तों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, टेस्ट सेम हो जाए और डिजाइन भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर जैसे कि आप लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा आप पराठा खाने लगिए फिर आप पूड़ी खाने लगिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपको रोटी खिलाया जाए तो आपको लगातार रोटी ही खिलाया जाए तो ये सिद्धांत लागू होगा। तो आपकी पहली रोटी से आपको कम जो यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो दूसरी रोटी से उससे कम मिलेगी। तो यही चीज़ कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो क्वांटिटी है, टेस्ट है, डिजाइन है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरी मान्यता क्या है कि नॉन रिन्यूअल। मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ जो कंज्यूमर है उसका नॉन कंज्यूमर इनकम है वो नॉन रिन्यूअल होना चाहिए। फिर जो इसका इंटरेस्ट है वो भी नहीं बदलना चाहिए और जो फैशन है वो भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे तीनों चीज़ों क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, आपकी इनकम ना बढ़े। मतलब जैसे क्या है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे अभी देसी घी खा रहे हैं तो आपकी इनकम, देसी घी खरीदने की अगर इनकम है तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। यदि आप देसी घी की जगह आप क्या खा रहे हैं, वनस्पति घी खा रहे हैं या आप कुछ और ऐसा घी खा रहे हैं तो आपकी इनकम क्या है, कुछ है, यानी मान लीजिए 1000 रुपये है तो अगर आपकी इनकम 2000 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इस वनस्पति घी से क्या हो जाएंगे, आप देसी घी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आप कंज्यूमर जो इनकम हो वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी इनकम बढ़ जाए या घट जाए, दोनों कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो इनकम हो वो परिवर्तित ना हो, वो एक समान ही रहनी चाहिए।
दूसरा चीज़ कह रहा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं बदलना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, उसके इंटरेस्ट में कोई नया चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि अभी तो रोटी खा रहा था, अब उसका इंटरेस्ट क्या हो गया दोस्तों, पिज़्ज़ा खाने का, तो उसके इंटरेस्ट में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो पता चला उसकी भूख और बढ़ जाएगी, उसको और मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लगेगी पिज़्ज़ा खाने से। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि उसका इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो फैशन है वो भी नहीं परिवर्तित होना चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे कोई भी कम्युनिटी है जो आपकी, जैसे कि कपड़े हो गए वगैरह वगैरह हो गए, तो वो क्या होना चाहिए, एक ही जैसे कपड़े होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप एक कपड़ा, जैसे एक टी शर्ट खरीदिए, उसका रंग वंग सब एक जैसा हो, और दूसरा टी शर्ट उसी तरह डिजाइन का, उसी फैशन का हो, तो वो क्या होगा दोस्तों, आप बार बार जैसे वही जब टी शर्ट खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे ये नियम लागू हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर आपका जो नेक्स्ट है ये क्या कह रहा है कि नो एनी चेंज ऑफ प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। मतलब दोस्तों ये भी कह रहा है कि अगर आपका जो पहली रोटी का प्राइस था वो 1 रुपये था, तो दूसरी रोटी का भी प्राइस क्या होना चाहिए, 1 ही रुपये होना चाहिए। या जैसे कि आपका जो केला है, वो पहला जो केला है वो भी आपके 5 रुपये का था, तो दूसरा केला भी क्या होना चाहिए, 5 ही रुपये का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 4 रुपये का हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि नो चेंजेस प्रोडक्ट प्राइस, यानी यूनिट की जो प्राइस है उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है दोस्तों, नो एनी चेंजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब दोस्तों ये भी कह रहा है कि साथ में उसके जो स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपकी जो चाय पत्ती है, तो अगर चाय पत्ती नहीं रहेगी तो आप क्या करते हैं, कॉफ़ी बना लेते हैं। तो ये क्या हो गई, कॉफ़ी चाय की स्थानापन्न है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो आपकी कॉफ़ी है उसकी भी प्राइस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। पता चला कि चाय तो आज यहाँ पे आपकी 100 रुपये किलो है, फिर आपकी कॉफ़ी क्या है, आपकी 200 रुपये किलो है। फिर पता चला यहाँ पे 100 रुपये की चाय तो थी, पर कॉफ़ी क्या हो गई, 150 रुपये की हो गई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉफ़ी को लेने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो एनी चेंजेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं हैं दोस्तों। अगर ये मान्यताएं फुलफिल होती हैं तो आपकी ये नियम लागू होंगे किसी भी उपभोग के इकाई को बढ़ाते समय। तो सिंपली दोस्तों आशा है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ह्रास नियम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको आंकड़ों के अनुसार बता दें। इस एग्जाम्पल को हमने कल भी समझाया था। यहाँ पे आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या है इसको और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इकाई रोटी को ही लिया है। तो जैसे देखिए पहली रोटी जब खाते हैं आप दोस्तों, तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी मिली। और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के जोड़ से ही क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी। अब दोस्तों जब एक इकाई आपने बढ़ाया, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे एक इकाई बढ़ाया, तो आपको जो दूसरी इकाई से, रोटी की इकाई से जो उपयोगिता मिलेगी, सम सीमांत उपयोगिता, वो आपको कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। तो दोस्तों आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 15, टोटल यूटिलिटी आपकी 35 हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों जैसे जैसे आप इकाई बढ़ाते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, गिरती जा रही है। मतलब क्या हो रही है, घटती जा रही है। आपके प्रत्येक इकाई से, यानी प्रत्येक रोटी से, आगे वाली रोटी से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको कम मिलती जा रही है। तो दोस्तों ये एक समय तक क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में रहेगा। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी उपयोगिता मिलेगी पर मिलती रहेगी। पर एक समय आएगा दोस्तों कि आपको वो कोई भी उपयोगिता नहीं मिलेगी। मतलब आप रोटी की इकाई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको छठवीं रोटी खाते समय आपको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। यानी आपका पेट फूल के क्या हो जाएगा, दम हो जाएगा, और आप अब अगली रोटी खाने के इच्छुक ही नहीं रहेंगे। अगर आप खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपकी तबीयत बेकार हो जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आप और रोटी खाएंगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में चली जाएगी। ऐसा वास्तव में दोस्तों घटित नहीं होता है, क्योंकि आप खाएंगे ही नहीं। जब आपको कोई उपयोगिता ही नहीं मिलेगी तो आप खाएंगे ही नहीं। पर अगर आप कोशिश करते हैं, इस नियम को फॉलो भी करेंगे, तो आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, तो आपके सामने यही चीज़ आपको दिखेगा। तो यही दोस्तों, यही सिद्धांत मार्शल महोदय ने समझाया, और इसी सिद्धांत का नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दोस्तों ये टोटल यूटिलिटी आपकी यही जोड़ होती जाती है और ये आपका बनता जाता है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे समझना है आंकड़ों को, कि कब ये पॉजिटिव होती है मार्जिनल यूटिलिटी और कब ये आपकी निगेटिव होती है, और कब टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ती है और कब फिर घटने लगती है। तो इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। ये ग्राफ है, इसको समझिए।
ये आपका जो आसमानी रंग का ये आपका है या जो लाइट ब्लू है वो आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ इंडिकेट भी किया गया है। और जो आपका ये डार्क ब्लू है ये आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो दोस्तों इस आंकड़ों को थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी है। पहली यूनिट से आपको क्या मिला, 20 मिला। तो आपके यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखिए, पहली यूनिट ये ब्रेड की यूनिट है दोस्तों, इधर ये आपका ब्रेड है और ये आपकी क्या है, उपयोगिता है। तो दोस्तों पहली यूनिट जब आप खाए तो आपको कितना उपयोगिता मिला, ये देखिए यहाँ पे 20 उपयोगिता मिली। तो ये दोस्तों यहाँ पे मार्जिनल भी और टोटल भी दोनों देखिए एक ही पॉइंट पर आपकी यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये देखिए पहली पॉइंट पे आपका 20 है पहले यूनिट पे, तो टोटल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। फिर दोस्तों देखिए कि हमने जब दूसरी इकाई ब्रेड की ली तो वहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये आपकी दूसरी इकाई से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, कम ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 15 मिली। तो देखिए ये आपका यहाँ पे 10 और 20 के बीच में ये देखिए 15 पे आ गई। फिर आपकी जैसे तीसरी इकाई आप बढ़ाए तो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे 12 हो गई। फिर आपकी देखिए यहाँ पे ऐसे आपका बढ़ता गया और ये आपका क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इकाई बढ़ती गई वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती गई। पर दोस्तों यहाँ पे देखिए छठी इकाई पर जब आइए तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट है ये देखिए 0 अक्ष को यहाँ पे टच करने लगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इकाई बढ़ी वैसे वैसे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही, डिक्लाइन हो रही है। मतलब क्या हो रही है दोस्तों, ये आपके नीचे की ओर जा रही है। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी इकाई बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है, अपर होती है या डाउनवर्ड होती है। तो आप क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड होती है या नीचे की ओर जा रही होती है। पर दोस्तों यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे आपका पहली यूनिट से आपको 20 मिला, फिर आपको दूसरी यूनिट से क्या मिलेगा, इनको पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या मिली, 35 मिली। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 47 हो जाएगा। फिर चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर आपकी पांचों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है वो पॉजिटिव हैं, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। देखिए इसको ग्राफ में भी अगर देखिए आप तो यहाँ पे देखिए जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो गई है तब तक आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या हो रहा है, देखिए धीरे 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 बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, स्थिर हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए स्थिर हो जा रही है। क्यों स्थिर हो जा रही है दोस्तों, इसको भी समझना जरूरी है आपको कि यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बढ़ी और यहाँ पे आपका जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई, एकदम कम हो गई। और जब आपकी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 0 पर हुई तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, वो स्थिर हो गई। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जब बढ़ेगी नहीं तो यहाँ पे क्या हो गई, ये स्थिर हो गई टोटल यूटिलिटी। फिर जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव गई तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्लाइन होने लगी। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ टोटल यूटिलिटी का क्या हो गया, झुकाव की तरफ हो गया। तो सिंपल से यही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा कि आपका जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही होती है या इकाई की जब इकाई बढ़ाई जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी का ढलाव किधर होता है, तो डाउनवर्ड होता है। और आपका टोटल यूटिलिटी जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती तब तक वो क्या होती है, बढ़ती है। फिर आपकी क्या होने लगती है, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 से निगेटिव होती है वैसे आपका टोटल यूटिलिटी क्या होने लगता है, आपके डिक्लाइन करने लगता है। तो इतना आपका यहाँ पे इस नियम से आपको इतने क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए पहला पॉइंट हमने दिया भी है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब दोस्तों क्या है कि जब घटते दर में आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। मानी घटते दर में क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 20 था, फिर आपका यहाँ पे 35 हुआ, मतलब घटते दर से बढ़ रही है। मतलब 20 से 40 नहीं हो गया दोस्तों, या 45 नहीं हो गया, ये आपके क्या हुआ 20 से 15 जोड़ने पर 35 हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज अ डिक्रीजिंग रेट, घटते दर से बढ़ती है तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर रही होती है बट पॉजिटिव होती है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे घट तो रही है पर वो क्या है, पॉजिटिव में, यानी 0 के आपके ऊपर ही है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हुई तो आपकी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। मतलब जो आपकी टोटल यूटिलिटी स्थिर है तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। बट दोस्तों व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन, मतलब दोस्तों जब आपकी टोटल यूटिलिटी घटने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन इधर से भी पूछ सकते हैं, इधर से भी पूछ सकते हैं,
वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो आपको इतनी चीज़ें आशा है समझ में आ गई होगी दोस्तों, और इसको आप लोग बाखूबी चीज़ों को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस लॉ से, तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट लॉ है आपके यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच का ही सेकंड लॉ, जैसे कि हमने यहाँ बताया था दोस्तों, आपका लॉ ऑफ इक्विमाजिनरी यूटिलिटी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों लॉ हम साथ में पढ़ा दे रहे हैं, पर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दोस्तों लॉ ऑफ जो इक्विमाजिनल है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम लोग गोसेन का सेकंड नियम बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इस लॉ गोसेन सेकंड लॉ, और इसे आपका मार्शल महोदय ने हार्डली यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, इसीलिए इसे मार्शल का भी नियम बोला जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम इसका नियम को प्रतिपादित कौन किया था, तो इसे गोसेन द्वारा कहा गया था, ये प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसे गोसेन का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। और जो हार्डली डेवलप किया गया था, इसे मार्शल द्वारा प्रभाषित किया गया था अच्छे तरीके से, तो इसे मार्शल का भी नियम बोलते हैं दोस्तों। साथ ही इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, या कह सकते हैं स्थानापन्न का नियम भी बोलते हैं। क्यों इसे स्थानापन्न का नियम बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपनी उपयोगिता को अलग अलग वस्तुओं में क्या करते हैं, स्थानापन्न या ट्रांसफ़र करते हैं। और जब आपके सभी वस्तुओं को भोग करने से जब आपकी उपयोगिता बराबर हो जाती है, तो आपकी क्या होती है, सारी यूटिलिटी हर उपभोक्ता या उपभोग से या हर वस्तु के उपभोग से आपकी इक्वल हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसे अभी हम लोग जब नियम आपको समझा देंगे दोस्तों, तो आपको ये बखूबी समझ में आएगा कि क्यों इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। फिर साथ ही इसे प्रोपोर्शनेटेड रूल भी बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग अलग अलग वस्तुओं में प्रोपोर्शनॉट भी। दोस्तों सबसे पहले आपको इस नियम को समझना चाहिए, फिर आपको ये बखूबी समझ में आ जाएगा क्यों इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं और लॉ ऑफ आपका प्रोपोर्शनेटली रूल भी बोला जाता है। तो दोस्तों जो ये लॉ ऑफ इक्विमाजिनल है या इक्विमाजिनल यूटिलिटी है, जिसे हिंदी में सम सीमांत उपयोगिता भी बोलते हैं, इसका क्या नियम है इसको समझ लीजिए दोस्तों मार्शल महोदय ने इसे बहुत खूबी समझाया कि जो एक व्यक्ति है दोस्तों, उसके पास जो उपभोग करने के लिए शक्ति है, मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे आप हैं तो आपके पास क्या है दोस्तों, मनी क्या है, सीमित है। मनी क्या है, सीमित है। मतलब देखिए कि आपके पास जो खर्च करने के पैसे होते हैं वो सीमित होते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये आपके पास है और आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक वस्तु नहीं चाहिए दोस्तों, एक से अधिक वस्तु चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि एक आपको ए वस्तु चाहिए और एक आपको बी वस्तु चाहिए। तो दोस्तों आप इस 1000 रुपये को ऐसे दोनों वस्तुओं में बांटेंगे कि आपकी जो आखिरी यूनिट होगी, मतलब जो आपका आखिरी 1 रुपये होगा, वो आप ऐसा खर्चा करेंगे कि आपकी ए और बी से जो उपयोगिता मिलने वाली है वो दोनों आके आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोस्तों सिंपली सा समझिए इसको कि जैसे दोस्तों आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये को आपको खर्च करना है अपने 2 वस्तुओं को परचेज करने में और 2 वस्तुओं की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए एक आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे चीनी हो गई और एक आपकी क्या हो गई दोस्तों, दाल हो गई। अब आप बाजार गए और आपको यहाँ पे 100 रुपये, तो आप पहली जो यूनिट यानी आप पहला जो 10 रुपये खर्चा करेंगे वो आप क्या करेंगे, चीनी खरीदने में खरीद देंगे। तो आप पहली यूनिट आपको यहाँ पे चीनी, क्योंकि आपको चीनी की ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको ज़्यादा उपयोगिता थी। फिर आप जो दूसरा 10 रुपये खर्चा करेंगे वो आप चीनी नहीं लेके क्या करेंगे, दाल खरीदेंगे, क्योंकि आपको दाल की भी उपयोगिता चाहिए होगी, क्योंकि चीनी की आप उपयोगिता ले चुके हैं। तो आप दूसरा जो 10 रुपये खर्चा करेंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, दाल पे करेंगे। फिर तीसरा आप क्या करेंगे, चीनी पे करेंगे। ऐसे करके आप जब पूरा रुपये अपना खर्चा करेंगे तो जो आखिरी आप 10 रुपये खर्चा करेंगे वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि आपकी जो चीनी से मिलने वाली उपयोगिता है वो आपकी दाल से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाए दोस्तों, इक्वल हो जाए। मतलब आपको चीनी से भी उतनी उपयोगिता मिल जाए और दाल से भी उतनी उपयोगिता मिल जाए, तो जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो दोनों वस्तु की उपयोगिता है वो आके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे यही नियम आपको सिंपली समझाया गया है दोस्तों। इसी को यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी स्टेट डाटा कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब दोस्तों जब आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब पाएंगे, जब आपको चीनी का भी मज़ा मिल जाए और दाल भी खाने का मज़ा मिल जाए, या आपको दही भी खाने के मिल जाए और चीनी भी मिल जाए, तो आपको क्या होगा, दोनों चीज़ का क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। When
द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दोस्तों जो चीनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और आपकी दही से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों कम्युनिटी से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वही क्या होता है दोस्तों, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपली दोस्तों इसको हम लोग एक इक्वेशन में समझते हैं कि यहाँ जो MU X मतलब यहाँ पे जो चीनी है, X मतलब चीनी है, उससे जो आप खर्चा करेंगे पैसा अपना PX, उसकी उपयोगिता जो आपकी होगी वो आपकी क्या होगी, दही की उपयोगिता से, मतलब MUY, और जो दही पे पैसा खर्चा करेंगे वो आपकी दोनों उपयोग, जो आपकी वस्तु की उपयोगिता है दोनों क्या हो जाएगी दोस्तों, एक जब हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी को दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे वस्तु एक से अधिक हो सकती है, हम यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ ले रहे हैं, चीनी दही। इसके अलावा भी आप घर के खर्चों के लिए बहुत से क्या करते हैं, अलग अलग ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपका यह क्या होता है, मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साथ में एक चीज़ यहाँ पे जुड़ा रहता है, MUM क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। ये दोस्तों आपके पास जो पैसा है उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब दोस्तों क्या है कि आपके पास जब 100 रुपये होगा तो आप 100 रुपये को पहली बार जब खर्च करेंगे 10 रुपये, तो आपकी जो पैसे की पहली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी दोस्तों, बहुत ही कम होगी। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट 10 रुपये खर्चा करेंगे तो आपके जो पास जो 80 रुपये बचा रहेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे दोस्तों आपके पास पैसा कम होता जाता है तो आपकी पैसे की उपयोगिता क्या होने लगती, बढ़ने लगती है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि आपकी पैसे की जैसे जैसे कमी होगी वैसे वैसे उस पैसे की उपयोगिता क्या होने लगती, बढ़ने लगती है। पर दोस्तों इस नियम में क्या कहा है कि आप जब पूरा पैसा आप खर्चा करेंगे, यानी कि आपके पास जितना पैसा है वो आप तब तक खर्चा करेंगे जब तक आपको सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, और आपके पास जो बचा हुआ पैसा है वो भी क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। मतलब आपके पास जो बचत बचे वो भी आपके क्या हो, आपकी उपयोगिता की सेटिस्फैक्शन के बराबर ही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपका नियम है, उलझिएगा नहीं, सिंपल सा नियम है दोस्तों। इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आपको हम एजम्पशन बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक X वस्तु है, इसको चीनी मान लीजिए, एक Y वस्तु है, ये आपका क्या है, दही है। तो दोस्तों यहाँ पे चीनी 6 रुपये की है और आपकी दही क्या है, 4 रुपये की है। अब दोस्तों यहाँ पे ये यूनिट है, समझ लीजिए। अब देखिए जो पहली यूनिट है दोस्तों उसको आप क्या करेंगे, चीनी पे खर्चा करेंगे, तो आपको जो उपयोगिता मिली वो कितनी मिली, यहाँ पे आपको जो पहली यूनिट से आपको जो उपयोगिता मिली वो आपकी मिली आपके यहाँ पे 48। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपकी उपयोगिता क्या हो गई, आपकी यहाँ पे आपकी उपयोगिता हो गई 48 चीनी से। और यहाँ पे आपने खर्चा कितना किया था दोस्तों, आपने यहाँ पे 8 का यहाँ पे खर्च किया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपकी पहली यूनिट यहाँ पे आपने इस पे किया, फिर दूसरी आपकी यहाँ पे इसने किया। फिर था दोस्तों आपने क्या किया, तीसरी यूनिट आपने यहाँ खर्चा किया है, फिर आपने चौथी यहाँ पे खर्चा किया, फिर आपने पाँचवीं यहाँ खर्चा किया, फिर आपने छठी यहाँ खर्चा किया, फिर सातवीं यहाँ खर्चा किया और आठवीं आपने यहाँ खर्च किया। फिर आपका जो 9वां है दोस्तों, यहाँ जब आपने खर्चा किया तो आपको यहाँ पे उपयोगिता कितनी मिली, यहाँ पे 5 रुपये की या 5 ही उपयोगिता मिली। और जो आपकी 9वीं इकाई पे खर्च किए थे वहाँ पे भी आपने कितना पाया था, 5 क्या आया था। यानी आपने जो चीनी पे खर्चा किया आखिरी इकाई उस पर आपने 5 उपयोगिता पाई, और जो आपने दही पे खर्चा की थी आखिरी यूनिट उस पर भी आपने क्या उपयोगिता पाई, 5 पाई। तो जब आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 चीनी से उपयोगिता मिल गई और 5 आपको दही से मिल गई, तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, दोनों उपयोगिता बराबर हो गई, यानी MUPX और आपका MUY/PY दोनों इक्वल हो गया। तो आपकी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला शुरू से एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे हमने शुरू में कुछ गलत बोल दिया था कि पहली यूनिट आपने क्या किया, दही पे खर्चा किया था, यहाँ पे 1 है तो आपने 10 यूनिट 10 उपयोगिता पाई। फिर आपने दूसरी भी क्या की, दही पे खर्च किया था, फिर तीसरी आपने यहाँ पे चीनी पे खर्चा किया, फिर चौथा आपने दही पे खर्चा किया, फिर आपने 7वीं चीनी पे की, फिर आपने छठी दही पे किया। इस तरह करके आपने दोनों पे खर्च करते गए और आखिरी का जो आपने उपभोग किया वो चीनी किया, और फिर एकदम आखिरी का जो किया आपने दही पे किया, और आपकी दोनों उपयोगिता क्या मिली, 5-5 मिली। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, दोनों उपयोगिता जब सीमांत क्या हो गई, दोनों सम सीमांत हो गई, दोनों जो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो सम हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को दोस्तों क्या नियम बोला गया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोली गई। तो आशा है दोस्तों ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो एजम्पशन है दोस्तों इसको भी समझ लीजिए।
तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे जो एजम्पशन है ये क्या क्या है कि कंज्यूमर नेशनलिटी होना, मतलब क्या है दोस्तों, ये कि विवेकशील होना चाहिए, यानी उसको अपने उपभोग को खर्च करने की इतनी विवेक हो कि हम पहले इकाई को किस में उपभोग करें, या पहला पैसा किस पे खर्च करें, चीनी पे करें कि दही पे करें। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए जो व्यक्ति खरीद रहा है। फिर दोस्तों क्या है, लिमिटेड रिसोर्स मनी, यानी आपके पास 100 ही रुपए होने चाहिए दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, इस तरह तो आप खरीदते ही जाएंगे। तो आपके पास पैसा भी क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। फिर क्या है दोस्तों, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्टिव, मतलब दोस्तों यहाँ पे पहला नियम लागू होना चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि आप जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगी, आपकी उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी नेक्स्ट इकाई से, उसकी आपकी क्या होने लगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे पहला नियम भी क्या होना चाहिए दोस्तों, लागू होना चाहिए। फिर दोस्तों क्या है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब दोस्तों क्या है कि आपका पैसा जैसे जैसे कम होगा, 100 से 80 होगा, 80 से 50 होगा, 50 से 10 होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बची हुई पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगी, बढ़ाने लगे, वो आपकी स्थिर होनी चाहिए। मतलब आपको पैसे की उपयोगिता से कोई मतलब ही नहीं है, आपको पूरे आखिरी रुपए तक खर्च करने में आपको अपनी सीमांत उपयोगिता पैसे पर नहीं देखना है। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए मनी की अपेक्षा। फिर दोस्तों क्या है, आपकी कार्डिनल मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड एडिटिव नेचर, मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी उपयोगिता होगी वो जुड़ात्मक रूप से होनी, योगात्मक होनी चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग यहाँ पे पहली उपभोग की इकाई से, फिर दूसरी उपभोग की इकाई से, फिर तीसरी, यहाँ पे सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो आपकी उपयोगिता क्या होनी चाहिए, सम करके जुड़ जानी चाहिए। मतलब दोस्तों क्या है कि चीनी से जो उपयोगिता मिलेगी आपको 5, और फिर आपको दही से जो उपयोगिता मिलेगी 5, इस तरीके से 5-5 करके ये सारी उपयोगिता क्या होनी चाहिए दोस्तों, जुड़नी चाहिए। तो यही आपके यहाँ पे 5 एजम्पशन दिए गए हैं दोस्तों। आशा ये 5 एजम्पशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ये नियम थे। अगर आप दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा सा फिर से रिवाइज करिएगा और एक बार आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो आपको बाखूबी ये नियम दोनों समझ में आ जाएंगे। और आशा है हमने भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की दोस्तों। इसको अगर आप लोग फिर से रिवाइंड करके एक बार समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन दोस्तों जनरली बनते हैं। और दोस्तों ये पहला यूटिलिटी का नियम है जो आपको हर जगह आपका यूज होगा। आगे जितने भी आप इकोनॉमिक्स में चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे ये उपयोगिता की जो ये नियम है, ये लॉ हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो भी इकोनॉमिक्स के आपके छात्र हों या आपके छोटे भाई हों, बंधु हों, उनको शेयर करिए दोस्तों। या जो आपके एसओ के तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, उनको शेयर करिए। और दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छानुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।